चलिए शुरू करते हैं। अब आगे। अथर्व गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ग्रंथ कुछ देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, आप हॉस्पिटल नहीं गए? आज तो ऑपरेशन होना है ना आपके पातब। अथर्व उसे बीच में रोकते हुए बोला, वह आदमी मेरा कुछ नहीं है और मेरे दोनों बच्चे बीवी वहीं पर है, तो मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तब ग्रंथ ने कहा, पर उनकी आंखों में आपके लिए एक चाहत दिखती है। तब अथर्व बोला, मैं भी जब छोटा था तब उसे आदमी के पीछे पापा पापा कहते हुए घूमता रहता था, लेकिन उसे आदमी ने ये कहते हुए मुझे धक्का मारकर गिरा दिया था कि मैं तेरा पापा नहीं हूँ। उसी वक्त मेरी आंखों में भी उनकी चाहत थी जो उन्हें कभी दिखाई नहीं दी। अब तुम ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो और काम की बात करो कुछ। तब ग्रंथ बोला, अच्छा आपका इस शहर में कोई दुश्मन है जो आप पर हमला कर सकता है? तब अथर्व कुछ सोचते हुए बोला, हाँ सोचने दो, एक तो रागिनी का बाप था और दूसरा वह हरामी विकी जिन्हें मैं उनके किए की सजा दी थी। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। रात को सब हवेली आ जाएंगे तब पता करूंगा कि ये दोनों आजकल क्या कर रहे हैं। फिलहाल तो हमें यहाँ पर देखना है कि कुछ मिलता है या नहीं। ग्रंथ ने देखा तो यह एक बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री थी। वह अथर्व के पीछे लंबी ढिंग भरते हुए जाते हुए बोला, दीदी आप धीरे चलिए ना, अंदर खतरा हो सकता है। तब अथर्व आगे बढ़ते हुए बोला, कुछ नहीं है यहाँ, वह साला अब तक थोड़ी ही यहाँ बैठा रहेगा। और अंदर जैसा अथर्व ने कहा था वैसा ही हुआ। वहाँ कोई भी नहीं था। पुराने से पड़े भानगढ़ के बीच थोड़ी जगह थी जहाँ पर बीच में कुर्सी रखी हुई थी और उसे पर हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। अथर्व ने ग्रंथ से कहा, जल्दी से आसपास चेक करो, कुछ जरूर मिलेगा। और खुद कुर्सी के आसपास देखने लगा। ग्रंथ भी बड़े गौर से सब चेक करने लगा। तभी वह एक बड़े से कैन से टकरा गया जिससे वह कान नीचे जा गिरा और उसके नीचे से एक कागज उड़कर नीचे गिर गया। ग्रंथ ने जल्दी से वह कागज उठा लिया और पढ़ने लगा। अथर्व ने उसकी तरफ देखा और उसके पास जाकर पूछा, क्या है ये? तब ग्रंथ नींबू कागज अथर्व की तरफ बढ़ते हुए कहा, यह आपके लिए है। अथर्व ने वह कागज लिया तो उसमें अखबार कैसे शब्दों को काटकर कुछ लाइन लिखी हुई थी जो कुछ इस प्रकार थी, अथर्व सूर्यवंशी उर्फ अथर्व ठाकुर, मुझे पता था अगर तुम बच गए तो यहाँ तक जरूर पहुँच जाओगे। खैर तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत तो ठाकुर परिवार से ही शुरू होगी और फिर धीरे धीरे तुमसे जुड़े हर एक इंसान को मारकर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। दिल्ली वालों का थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ठाकुर परिवार उससे मैं सबसे पहले खत्म करूंगा। सो वेट करो और खुद से जुड़े हर एक इंसान की मौत का तमाशा देखो। अथर्व ने वो कागज मोड़ा और अपनी जेब में डाल लिया। तब ग्रंथ बोला, दिव्य अब क्या होगा? तब अथर्व बोला, कुछ नहीं होगा, चलो हम यहाँ से चलते हैं, इससे पहला लक्ष्य का पुलिसिया दिमाग यहाँ पर पहुँच जाए। मुझे पता है वह चुप नहीं बैठा होगा। दोनों ही उसे फैक्ट्री से बाहर आ गए थे। अथर्व गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तब ग्रंथ बैठने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो शिविका का फोन था। उसने अथर्व से 1 मिनट में आने का कहकर गाड़ी से कुछ दूर जाकर कॉल उठा ली। तभी उसके दादा की दूसरी तरफ से आवाज आई, ग्रंथ तुम कहाँ हो? मैं तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है। तब ग्रंथ बोला, दादू मैं बस ऐसे ही घूमने निकल आया, रात को बात करते हैं, बाय। ग्रंथ ने बिना कुछ सुने फोन काट दिया। तभी उसका फोन दोबारा बज उठा। उसने देखा तो यह अद्वैत का था। उसने फोन उठाया और हेलो बोला। तब अद्वैत बोला, ग्रंथ यार एक काम था तुझसे, प्लीज कर देना। तब ग्रंथ बोला, अभी क्या बात है? तब अद्वैत बोला, प्लीज पापा को अस्पताल ले आना। एक्चुअली वह राकेश दादू से नाराज है, लेकिन दादू की नजरें ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए उन्हें ही ढूंढ रही थी। प्लीज यहाँ सब चाहते हैं जब वह होश में आए तो पापा भी उनके सामने हो। तब ग्रंथ बोला, ठीक है मैं कुछ करता हूँ, बाय। ग्रंथ गाड़ी में जाकर अथर्व की बगल वाली सीट पर बैठ गया। तो अथर्व बोला, किसका फोन था? तब ग्रंथ झूठ बोलते हुए बोला, शिवी का फोन था। वह कह रही थी कि मेरे ताऊजी चक्कर खाकर गिर गए हैं जिससे उनके कंधे का घाव खुल गया है, तो वह सब उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, प्लीज आप भी मेरे साथ चलिए। तब अथर्व ने गाड़ी आगे बढ़ते हुए कहा, यह भी कहने की बात है, मैं जरूर चल रहा हूँ, चलो। वही अद्वैत ने फोन काटा था। तभी वंश बोला, क्या बोला उसने? तब अद्वैत बोला, ग्रंथ ने कहा है कि वह पापा को ले आएगा, देखिएगा वह जरूर कर देगा, मुझे विश्वास है उसे। पर कुछ ही देर में अथर्व और ग्रंथ अस्पताल पहुंचे। ग्रंथ बोल, जल्दी करिए दीदी। रोहिणी आरती के पास बेंच पर बैठी थी और ओटी के दरवाजे को ही देख रही थी। आदित्य, आयुष और अखिल सामने दूसरे बेंच पर बैठे थे। एक बेंच पर करणवीर जी, प्रीतम जी, ललित जी और विराट जी बैठे थे और सभी बच्चे लोग इधर उधर टहल रहे थे। एक तरफ बेंच पर अथर्व की त्रिदेवियां बैठी थी तो एक तरफ आराध्या, रीति, राधिका और रागिनी बैठी थी। सभी लोग ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार ही कर रहे थे जो पिछले 2.5 घंटे से चल रहा था।
तभी सामने से ग्रंथ के साथ अथर्व को आता देख सब लोग हैरान हो गए। वहीं अथर्व ने जब सब परिवार लोगों को वहां बैठे देखा तो वह ग्रंथ को घूरने लगा। तभी अद्वैत भागकर अथर्व के पास आया और उसे खींच कर ले जाते हुए कहा, चलिए पापा देखिए 2.5 घंटे से आपके दादू यानी बड़े दादू की सांस अटकी हुई है, जैसे ओट में राकेश दादू की जगह उनकी औलाद दाखिल हो। सब ने झटके से अद्वैत को घूर कर देखा तो वह बोला, अब मुझे जैसा लगा वैसा बोल दिया। अथर्व कारण वीर जी से बोल, दादू वह आपके बेटे नहीं है तो बेफालतू में टेंशन लेकर अपनी तबीयत मत बिगाड़ लेना आप। और ग्रंथ तुमने मुझसे झूठ बोला। अथर्व धीरे धीरे ग्रंथ की तरफ बढ़ने लगा। तब ग्रंथ एटी केटी हुए बोला, नहीं तो डीबी में कभी झूठ नहीं बोलता। तभी उसके अंदर से एविल बोला, लेकिन आज जरूर बोला है। ग्रंथ ने झटके से अपना मुंह दोनों हाथों से बंद कर लिया। सबने हैरानी से ग्रंथ की तरफ देखा। तभी अदिति महारानी अथर्व और ग्रंथ के बीच में कूद गई और ग्रंथ को उंगली दिखाते हुए बोली, आज फिर तुम्हारी जुबान फिसल गई। तब ग्रंथ ने अपने मुंह पर से हाथ हटा लिया और वह कुछ बोलता है। तभी एविल ने दोबारा अपना तीर चलाया और कहा, तुम्हें देखकर तो मेरा दिल दिमाग सब कुछ फिसल जाता है। और एक बार फिर ग्रंथ ने अपने वोट दोनों हाथों से बंद कर लिए। वही वहां कॉरिडोर में सबकी आंखें और दिल दिमाग सब बाहर आने को हो गया था। सब लोग शौक नजरों से ग्रंथ और अदिति को देख रहे थे और फिर अथर्व को। ग्रंथ झूठ बोलकर अथर्व को अस्पताल लेकर आ गया था। अथर्व ने उसे कहा कि उसने उसे झूठ बोला तो ग्रंथ एटीकेटी हुए बोला, नहीं तो मैं कभी झूठ नहीं बोलना। लेकिन तभी उसके अंदर ने एविल नहीं बोला, लेकिन आज जरूर बोला है। सपना हैरानी से ग्रंथ की तरफ देखा। तभी अदिति अथर्व और ग्रंथ के बीच में कूद गए और ग्रंथ को उंगली दिखाते हुए बोली, आज फिर तुम्हारी जुबान फिसल गई। तब ग्रंथ ने अपने मुंह पर से हाथ हटा लिया और वह कुछ बोलता है। तभी एविल ने दोबारा अपना तीर चलाया और कहा, तुम्हें देखकर तो मेरा दिल दिमाग सब कुछ फिसल जाता है। और एक बार फिर ग्रंथ ने अपने होंठ दोनों हाथों से बंद कर लिए। वही वहां कॉरिडोर में सबकी आंखें और दिल दिमाग सब बाहर आने को हो गए। सब लोग सॉफ्ट नजरों से ग्रंथ और अदिति को देख रहे थे और फिर अथर्व को। वही अथर्व ग्रंथ पर हंसते हुए बोला, पाप में बचा लिया था ये कहकर कि सबके कान बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह एक हाथी के कान लेकर पैदा हुआ है, तो तुम खुद निपट लो। अथर्व ने वंश की तरफ उंगली करके हाथी कहा तो वंश अथर्व को घूरने लगा। वही अदिति अपनी कमीज के दोनों स्लिप्स को उपचकर ग्रंथ की तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या कहा था तुमने अभी अभी? वही ग्रंथ पीछे खींच सकते हुए बोला, मैं कहा कुछ बोला वह तो। तभी ग्रंथ पीछे से आते किसी औरत से टकरा गया, जिससे वह औरत नीचे गिरकर दर्द से कराहने लगी। ग्रंथ तेजी से पलटा और उसे औरत की मदद के लिए उसकी तरफ झुका ही था कि तभी उसे औरत का चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखते ही ग्रंथ में मदद के लिए बढ़ाया हुआ अपना हाथ वापस खींच लिया और गुस्से में खड़ा हो गया। अदिति ने जब ग्रंथ को उसे औरत की मदद करते नहीं देखा तो वह उसे पर गुस्से में बरसाती हुई उसे औरत की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम नशेली के साथ साथ बदतमीज भी हो, ये भी पता चल गया। उठी आंटी। अदिति उसे औरत को उठाने के लिए उसे छुपाती है, उससे पहले ही ग्रंथ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए कहा, यह औरत असहाय नहीं है और इसे हमारी मदद की जरूरत भी नहीं है, इसका कुप्रभाव भी मैं तुम पर नहीं पने दूंगा, चलो आओ मेरे साथ। एक बार फिर सब हैरानी से सब देख रहे थे। तब ग्रंथ अदिति को अथर्व के पास लाकर बोला, संभालिए डीबी। अदिति ने अपना हाथ छुड़ा लिया और ग्रंथ की बाजू पर 3-4 मुख्य मारकर बोली, स्टोन हॉटेड बेदिल प्राणी। वही अपने लिए ग्रंथ के कड़वे शब्द सुनकर वह औरत अपने आंसू रोक नहीं पाए। प्यार में उठ रहे दर्द से ज्यादा तकलीफदायक ग्रंथ की बातें उसे लग रही थी। तभी एक टकला सा आदमी और उसके साथ 20 साल की लड़की उसे औरत के पास आने लगे। वह टकला आदमी उस औरत से बोल, मेघा क्या हुआ, तुम घर कैसे गई? सेट अभी महीने भर बाद तो तुम ठीक से चलने लगी थी, फिर से पैर में चोट खा ली। उसके साथ है लड़की ने मेघा को एक तरफ देखते हुए पाया तो उसकी नजर सामने खड़े ग्रंथ पर पड़ी। वह उस आदमी से बोली, डैड सामने देखिए मॉम के दर्द और आंसुओं की असली वजह। उसे आदमी ने जब ग्रंथ को देखा तो गुस्से से कुछ कहता है, उससे पहले ही उसकी नजर वहां पर मौजूद सब लोगों पर पड़ी। आदित्य को देखकर वह बोला, मिस्टर ठाकुर आप यहाँ और आपके सब परिवार वाले सब ठीक है ना? तब तक उसे लड़की ने मेघा को उठाकर एक बेंच पर बिठा दिया और ग्रंथ को गुस्से से घूरने लगी। तब आदित्य बोल, जी मिस्टर राठी, मेरे पापा का ऑपरेशन चल रहा है तो बस इसलिए आराध्या तुम मिसेज राठी पैर देख लो प्लीज। तभी ग्रंथ जोर से अथर्व से बोला, डीबी में अब चलता हूँ, मेरे दादू मेरा वेट कर रहे हैं। ग्रंथ वहां से चला गया। वही मेघा की आंखों से आंसू लगातार बहता रहे। वह लड़की उसे शांत करवाते हुए बोली, मॉम उसे बदतमीज लड़के के बारे में मत सोचिए, मैं अभी आपके लिए व्हीलचेयर मंगवाती हूँ। मेघा अपने पति और सौतेली बेटी के साथ वहां से जा चुकी थी। उसके बाद अथर्व ने सबको बताया कि वह औरत ग्रंथ की सगी मां थी और वह कैसे वह भी ग्रंथ को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। बताते हुए अथर्व रोहिणी को घूर रहा था। सबको ग्रंथ के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वही रोहिणी अपना सर नीचे की है सब सुन रही थी।
ग्रंथ गुस्से से हॉस्पिटल से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। उसके सामने अपने बचपन के कुछ सीन घूमने लगे। उसे याद आया जब उसकी माँ राजपूत हाउस छोड़कर जा रही थी, तब वह कितना रोया था और उसने रोकने की कितनी कोशिश करी थी। मम्मी मत जाओ, मुझे साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ, ये बोलते हुए ग्रंथ रोते हुए मेघा की टांगों से लिपट गया था। तब मेघा ने उसे झटके से खुद से दूर किया और कहा, तुम भी इस आदमी की ही औलाद हो, इसी की तरह निकलोगे, बड़े होकर मुझे छोड़ दोगे, तुम यहीं रहो अपने आप के साथ, जब इन्हें तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम भी इन्हें छोड़ देना, लेकिन इन्हें तो तुम्हारे कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आखिर इनके पास खुद के नाजायज बच्चे जो है। अपनी माँ की बात सुनकर ग्रंथ रोते हुए बोला, मुझे इनके पास नहीं रहना, आप प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा मम्मी। तब मेघा आलोक जी से बोली, पापा इसे आप अपने पास रख लीजिए, मैं इसे साथ नहीं ले जा सकती, मेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। तब राजीव बोल, सीधे से क्यों नहीं रहती अपने उसे प्रोफेसर के पास जाओगी, आखिर उसकी बीवी के करने का फायदा जो उठाना है तुम्हें और ग्रंथ के साथ वह तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा है ना। तब मेघा उसे सुनते हुए बोली, सबको अपनी तरह गिरा हुआ समझा है, प्रमोद मेरा बस दोस्त है और मैं चाहे आगे जाकर उससे शादी भी कर लूं, तुम्हें उसे क्या काम से काम में, जब तक तुम्हारे साथ इस रिश्ते में रही मैंने बेवफाई तो नहीं की, किसी के साथ नाजायज संबंध तो नहीं रखे। ग्रंथ उन दोनों को फिर से लड़ता देख अपने कानों पर हाथ रखने लगा। आलोक जी ने जल्दी से आकर उसे अपने सीने से लगा लिया और मेघा और राजीव को गुस्से से गुजरते हुए बोले, तुम दोनों को शर्मानी चाहिए, एक 5 साल के बच्चे के सामने ऐसी घिनौनी बातें करते हुए उसके बालपन पर क्या असर पड़ेगा इन सब से। तब मेघा हाथ जोड़ते हुए बोली, पापा जी मैं इस शादी को जलाने की आखिरी हद तक कोशिश की, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती और ग्रंथ का फ्यूचर मेरे साथ रहकर खराब ही होगा, इसलिए मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा रही, मुझे माफ कर दीजिए। इतना बोलकर वह बिना पीछे मुद्दे राजपूत मेंशन से बाहर चली गई। ग्रंथ अपने दादा की गोद से उतरकर तेजी से अपने कमरे में भागकर बेड के नीचे छिप गया। उसे गुस्सा, रोना, डर और घबराहट एक साथ हो रही थी और फिर वह कुछ देर बाद ही अपने होश को बैठा था। सामने से आई गाड़ी के तेज हॉर्न की आवाज से ग्रंथ होश में आया। उसने एक साइड गाड़ी रोकी और स्टीयरिंग पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर ली। आंखों में गुस्सा उतर आया और उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली। अस्पताल में ग्रंथ के बारे में जानकर सब लोगों को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। कुछ देर तक तो सब शांत रहे, लेकिन तभी विराट जी अथर्व को घूरते हुए बोले, वैसे वह लड़का क्या बोल रहा था। अथर्व ने तिरछी नजरों से अदिति को देखा और कहा, वह ग्रंथ को मैंने अदिति के लिए पसंद कर लिया है। अथर्व की बात सुनकर सब ने अदिति का रिएक्शन देखने की उत्सुकतावश उसे देखा तो उसने बड़ा ही बुरा सा मुंह बना लिया और जोर से चिल्लाई, पापा। अथर्व और बाकी सब ने अपने कान बंद कर लिए। तभी करणवीर जी अदिति से बोले, कनखजूरी यह हॉस्पिटल है, यहाँ पर इतनी जोर से मत बोलो, तुम एक साइड में जाकर अपने बाप से निपटा लो। लेकिन अदिति बोली, बीड़ी ये देखिए ना पापा क्या बोल रहे हैं, मेरे लिए इन्होंने उसे नशे की दुकान, सिगरेट का बंडल, बेवड़ा हार्टलेस राक्षस मानव को पसंद किया है। तभी प्रीतम जी हंसते हुए बोले, बीड़ी का बंडल होता है अदिति, सिगरेट की तो डीप भी होती है। सभी लोगों ने प्रीतम जी को घर कर देखा था। बड़ी थी अथर्व से बोली, मैं उसे नशेड़ी से शादी वादी नहीं करूंगी पापा। अथर्व अदिति को कुछ समझता तभी उड़ती रूम का दरवाजा खुला। आदित्य और बाकी सब तेजी से खड़े हुए। आदित्य डॉक्टर रमेश जो टीम के साथ अंदर ही थे उनसे बोला, अंकिल पापा ठीक है ना। तब रमेश बोला, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा राकेश भैया, बिल्कुल ठीक है। फिर अथर्व की तरफ देखकर, और अपने सभी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अथर्व का मुंह बन गया। फिर वह आदित्य से बोले, 2 घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा, उसके बाद उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, तो आप सब उनसे मिल लीजिएगा। उसके बाद अथर्व अदिति से बचने के लिए डॉक्टर रमेश से चिपक गया और उनके केबिन में जाकर बैठ गया। अथर्व को कुछ देर तक देखते रहने के बाद डॉक्टर रमेश उसे बोले, अथर्व एक बार उनसे अकेले में जरूर मिलना, जिस बाप को तुम बचपन से खोजने थे वह तुम्हें उनमें अब जरूर मिलेगा। तब अथर्व बोला, अब मुझे उसे आदमी के प्यार की कोई जरूरत नहीं है, पता नहीं सब लोगों को क्या हो गया है, मेरे ही पीछे पड़ गए हैं। यहाँ मैं अपनी बेटी से बचने के लिए बैठा हूँ, तो मुझे परेशान मत कीजिए, सोने दीजिए, उसे शादी के लिए कैसे पटाना है। अथर्व को सोचते सोचते नींद आ गई तो वह डॉक्टर रौनक के केबिन में ही सो गया। जिसके 1.5 घंटे बाद राकेश को होश आ गया, जिससे सबसे पहले करणवीर जियो और मोहन जी साथ में मिलने गए। करणवीर जी की बातों का जवाब राकेश ने हाँ हूं में ही दिया। फिर रोहिणी उससे मिली, फिर एक एक करके सब लोग उससे मिलकर गए।
अदिति और प्रीतम जी साथ में अंदर गए थे। अदिति जाकर राकेश से बोली, अब कैसे हैं आप दादाजी, कोई प्रेम करने के लिए कितने दिन में प्रिपेयर हो जाएंगे। तब राकेश उसे अथर्व के पीछे लगाने का सोचकर बोल, तेरे बाप ने तेरे लिए लड़का पसंद कर रखा है, शैतानी खोपड़ी, जल्दी तेरी शादी कर देगा वह। तब अदिति नाक फूलते हुए बोली, आपको पहले से बता दिया उन्होंने, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अदिति दंदन आते हुए बाहर चली गई। तब प्रीतम जी राकेश से बोले, आपकी हरकतों से आप बिल्कुल ठीक मालूम पड़ रहे हैं, मतलब सब ठीक है। तब राकेश उन्हें घूरते हुए बोला, तो तुम यहाँ ये देखने आए थे कि मुझे तकलीफ है या नहीं। तब प्रीतम जी मुस्कुराते हुए बोले, आपको ऐसा क्यों लगता है बड़े भैया कि मैं आपको तकलीफ में देखना चाहता हूँ। जानता हूँ अथर्व को खोने की तकलीफ आपको हमेशा रहेगी और मैं चाह कर भी उसे कभी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि यह आपके खुद के कर्मों का नतीजा है और मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो भगवान ने उसे मेरी झोली में डाल दिया, जिसे मैं कभी आपको नहीं दे सकता। चलता हो। इतना कहकर हाथ जोड़कर प्रीतम जी रूम से बाहर निकल गए। सब लोग राकेश से मिल चुके थे सिवाय अथर्व के, और राकेश की नजरें रहकर दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि अथर्व से देखने जरूर आएगा। तभी कमरे का दरवाजा खुल गया। वंश और लक्ष्य अथर्व को सोते हुए ही डॉक्टर रमेश के केबिन से उठाकर वहां ले आए थे। उन्होंने अथर्व को सोफे पर लिटा दिया। वंश राकेश से बोल, पापा जी यह ऐसे नहीं आ रहा था तो हम इसे सोते हुए ही उठा लाए, अगर कुछ कभी बात बोलती तो प्लीज दिल से बिल्कुल मत लगाएगा। फिर वंश ने राकेश को धीरे से कुछ समझाएं और लक्ष्य के साथ बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ ग्रंथ एक बार के बाहर खड़ा था। उसका मन कर रहा था कि वह खुद को पूरी तरह से शराब में डूबा दे, लेकिन अथर्व ने उसे पीने से मना किया हुआ था, इसलिए वह इसी कमकस में उलझा हुआ था कि पिए या नहीं। तभी इविल ने उसकी समस्या का समाधान निकाला और कहा, दारू पीने से मना किया है लेकिन बियर पीने से तो मना नहीं किया। तब ग्रंथ ने बाहर में जाकर 2 बियर की बात ले ली और ड्राइव करते हुए पीने लगा। जयपुर राजपूत पेंशन पहुंचा तो 9 बजे बज रहे थे। ग्रंथ को आता देख शिविका बोली, भैया आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपको कितने कॉल किया। ग्रंथ ने शिविका के गाल पर हल्के से थपथपाया और अपने कमरे में जाने लगा। तब आलोक जी उसे रोकते हुए बोले, रुको ग्रंथ यहाँ आओ। ग्रंथ ने अपनी लाल आंखों से उन्हें देखा और उनके पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर लेटते हुए कहा, दादू वह आज मैंने उन्हें देखा, वह अपने उसे टकले पति के साथ थी। मुझे उसे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुबह रही थी, मुझे देखकर सो रही थी। मैं उसके आंसू देखकर पिघल जाऊंगा। और उनकी खुश सौतेली बेटी मुझे आंखें दिखा रही थी। बच गई वह डीबी और उनके परिवार वाले वही थे, वरना उसकी बहन गिरी भी निकाल देता ही हेठ हर। दादू सबको समझते देर नहीं लगी कि ग्रंथ ने मेघा को देखा है। उसे देखने के बाद ही वह ज्यादा शराब पी लेता था, लेकिन आज सब हैरान थे कि ग्रंथ ज्यादा नशे भी नहीं था और उसकी आवाज भी लड़खड़ा नहीं रही थी। तब चरण जी ग्रंथ से बोले, तुम तो कह रहे थे कि तुम अब शराब नहीं पीते, फिर यह क्या है ग्रंथ। तब ग्रंथ बोला, डिबी ने शराब पीने से मना किया है लेकिन बियर पी सकते हैं क्योंकि उसे गुर्दों की सफाई होती है। तब आलोक जी उसे घूरते हुए बोले, कुछ ज्यादा ही साफ हो गए हैं तुम्हारे गुर्दे, चल जा, सुबह बात करूंगा मैं तुमसे। ग्रंथ वहां से चुपचाप उठकर चला गया। तब सविता जी बोली, पापा जी आप माने ना माने मिस्टर सूर्यवंशी के साथ रहकर ग्रंथ सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है, देखिएगा धीरे धीरे उसकी सारी गलत आदत छूट जाएगी। तो बालों की मन में बोले, मुझे अथर्व सूर्यवंशी से मिलना होगा, आखिर क्यों ग्रंथ के साथ इतना अटैक हो रहे हैं, वह चाहते क्या है। वहीं दूसरी तरफ अथर्व सोते हुए सोफे पर करवट लेने लगा तो वह नीचे गिर गया। वह उठकर देखने लगा कि वह अचानक कहाँ आ गया। सामने राकेश को देखकर वह मन में बोला, आ कितना अत्याचार हो रहा है मुझ पर। उसने देखा तो राकेश की आंखें बंद थी। वह उसके पास आया और मॉनिटर में चेक करते हुए बोला, कहीं आदमी मर तो नहीं गया। नहीं नहीं, ये टेली लाइन तो चल रही है, तो क्या ये बेहोश है, गुदगुदी कर दूं क्या, कहीं नाटक तो नहीं कर रहा। वही राकेश ने वंश के कहीं मुताबिक अथर्व के जागते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। अथर्व की बातें वह चुपचाप सुन रहा था, जिन्हें सुनकर वह मन में बोला, यह मुझे इस हालत में भी गुस्सा दिलाने पर तुला है, इतना अजीब क्यों है यह आदमी। वही राकेश ने वंश के कहे मुताबिक अथर्व के जागते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। अथर्व की बातें को चुपचाप सुन रहा था, जिन्हें सुनकर वह मन में बोला, यह मुझे इस हालत में भी गुस्सा दिलाने पर तुला है, इतना अजीब क्यों है यह आदमी। राकेश को अब टेंशन होने लगी कि अथर्व सच में उसे गुदगुदी ना कर दे। वही अथर्व उसके पास रखी ट्रे में चाकू, छुरी और भी कई औजार देखकर सो रहा था कि क्या वह उन्हें चुरा कर ले जाए दिल्ली जाकर। उसे आदमी का मुंह भी तो खुलवाना है। तभी डेविल बोला, अर्थ वह वाला नुकीला बाजार, वह उठा ले, उसे अच्छे से तड़पाएंगे, मजा आएगा। बस फिर क्या था, अथर्व नहीं सब कुछ अपने जूते में ठोस लिया और बोला, विनोद चाचू टॉर्चर के लिए सिर्फ डंडा बैट रोड ऐसी ही चीज देते हैं, मजा ही नहीं आता, इन्हें वही छुपा कर रखूंगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। उसकी बातें सुनकर राकेश के माथे में से पसीना बह निकला। अथर्व डॉक्टर के उसे के सारे औजार अपने जूते में छुपा कर राकेश के पास ही रखी चेयर पर बैठ गया और उसे घूरने
लगा राकेश के माथे पर पसीना उभर आया था, तभी अथर्व से बोला, आंखें खुली लीजिए मिस्टर ठाकुर, नाटक मत कीजिए। राकेश ने चुपचाप आंखें खोल दी और कहा, तुम आज भी इतनी हिंसक बातें सोचते हो? तब अथर्व बोल, क्यों, अब क्या बदल गया? मुझ में आज भी वही अथर्व हूँ जो आपसे और आपकी बीवी से नफरत करता है। सब लोग ये बात जानते हैं, उसके बावजूद सब चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी आत्मा उसे इंसान को माफ नहीं कर सकती जिसे कभी मेरा दिल दुखाया हो, तो ऐसी चाह रखना आपकी मूर्खता है। तब राकेश बोला, अगर आज मैं इस ऑपरेशन के दौरान मर जाता, क्या तब भी तुम यहाँ नहीं आते? तब अथर्व बोलना, मेरी एक बात का जवाब दीजिए, उसी दिन अगर रंजीत चाचू मुझे हॉस्पिटल से मरा हुआ घर ले तो क्या तब भी आप मेरे पास नहीं आते? राकेश कुछ नहीं बोल पाया। तब अथर्व बोला, यही जवाब मेरा भी है। आज ग्रंथ मुझे झूठ बोलकर यहाँ ले आया, मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती यहाँ पर टक्कर चले गए, पर इसमें होगा क्या मेरे लिए? आप मेरी दादी के बेटे हैं, बस इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे कभी मत कीजिएगा। अथर्व ने देखा राकेश का चेहरा बुरी तरह से महेश हो गया था, तब वह माहौल को हल्का करते हुए बोला, किसी को भी मत बता दीजिएगा कि मैं यहाँ के सामान चोरी की है। वैसे जानते हैं आप कि मैं भी उसे हरामजादी का ऑपरेशन करने वाला हूँ। और एक और बात, अपने सभी बच्चों को अलग रहने के लिए बोल देना, शायद इस बार आपके बेटों को टारगेट करने वाला है, ये जो भी है। तब राकेश बोला, हमारे परिवार का ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जो मेरे बच्चों को ही टारगेट कर रहा है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। तब अथर्व बोला, कहीं आपके सारे कर्मों का फल आपके परिवार को तो नहीं मिलने वाला? वैसे आपकी दाढ़ी के सफेद बालों में से काला बाल है, उसे उखाड़ दूं क्या? राकेश ने जल्दी से एक हाथ से अपनी दाढ़ी छुपा ली। तब अथर्व उठकर खड़ा हो गया और कहा, अपने बच्चों के लिए जीना सीखे, मेरे पीछे मत भागिए। मैं अपने माँ बाप के पास बहुत पहले पहुंच गया था, आपके लिए मैं वह भावनाएं कभी फील नहीं कर सकता और ना करना चाहता हूँ। मेरे लिए प्रीतम पापा, मेरे पापा और मेरी प्रिय माँ मम्मी जो मुझे देखकर जीते हैं, ना कि मुझे जीते देखा कभी तिलमिलाते हैं। उम्मीद है आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। अथर्व रूम से बाहर आए तो देखा वहां पर रोहिणी, आदित्य, अद्वैत और अक्षत के सिवाय कोई नहीं था। अक्षत ने बताया कि प्रीतम जी और करणवीर जी वापस दिल्ली के लिए निकल गए हैं, साथ में विराट जी, ललित जी और उसकी तीनों माएं भी जा चुकी है। अक्षत, वंश, अमन, धैर्य और लक्ष्य बाकी सबके साथ यही है, जो कल दोपहर को अथर्व के साथ दिल्ली के लिए निकलेंगे। अथर्व ने रोहिणी और आदित्य को इग्नोर कर दिया और कहा, चलो फिर हम भी चलते हैं, मुझे भूख भी लगी है। बजरबटू, तुझे भूख नहीं लग रही? तब अद्वैत बोल, लगी तो है पापा, बस आपके लिए रुके थे। चलिए, आदित्य, ताऊजी और दादी तो यही रहेंगे रात को, तो हम तीनों चलते हैं। अथर्व अक्षत और अद्वैत के साथ वहां से जाने लगा, लेकिन तभी वह एक साइड खड़े गार्ड से जो उनके पीछे ही चल दिए थे, उनसे बोला, तुम दो गार्ड यहीं रहो और अच्छे से निगरानी रखना, किसी की भी सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना नौकरी से नहीं दुनिया से पत्ता साफ कर दूंगा। दोनों गार्ड हवेली के थे जो अथर्व का तांडव अपनी आंखों से देख चुके थे, तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया और छाती ठोककर वहीं खड़े हो गए। अथर्व अद्वैत और अक्षत के साथ हवेली जाने के लिए निकल गया, वहीं रोहिणी और आदित्य राकेश के पास चले गए। हवेली जाकर अथर्व लोगों ने डिनर किया और सोने चले गए। रात के 12 बजे अथर्व की नींद खुल गई। पेट में दर्द की वजह से वह तुरंत उठकर वॉशरूम में भागा। वही हवेली की छत पर अभय खड़ा था, उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह थोड़ा टहलने के लिए छत पर आ गया था। वह रेलिंग पकड़कर खड़ा गार्डन में देख रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अभी बुरी तरह से सकपकाया और जल्दी से उन हाथों को छुड़ाकर पीछे पलटते हुए कहा, प्रिया क्या कर रही हो? तब प्रिया सामने से ही उसके गले लगाते हुए बोली, तुमसे प्यार कर रही हूँ अभय। तब अभय ने कहा, पागल हो गई हो, हटो, पीछे कोई आ गया तो, और मैं तुम्हारे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया है अभी, तो ऐसे चिपका मत करो। तब प्रिया बोली, तो कब जवाब दोगे? 3 महीने काफी नहीं होते? और मैं लड़की होकर नहीं डर रही तो तुम लड़के होकर क्यों डर रहे हो, और वह भी पुलिस वालों के बेटे होकर? तब अभय ने कहा, मैं डर इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे ताऊजी बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर उन्होंने हमारी शादी नहीं होने दी तो। तब प्रिया बोली, तुम अथर्व चाचू को कैसे भूल गए? वह ऐसा नहीं होने देंगे, और उनके सामने तो आदित्य चाचू क्या राकेश दादू की भी जुबान बंद रहती है, तो डरो मत और मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करके हाँ में जवाब दो। अभय ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ ये तो सच है, और चाचू ने हमसे कहा भी है कि वह हमारी शादी हमारी पसंद की लड़की से ही करवाएंगे। तब प्रिया उसे घूरते हुए बोली, तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तब अभय मन ही मन हंसते हुए बोला, अगर मैं ना बोल दूं तो? तब प्रिया उसका कॉलर पकड़कर बोली, बोलकर तो दिखाओ, यहीं से नीचे फेंक दूंगी। तभी छत के दरवाजे से टेक लगा कर खड़ा अथर्व, जो काफी देर से दोनों की बातें सुन रहा था, वह बोला, तुम दोनों ने अगर अब ये निब्बा निब्बी वाला ड्रामा बंद नहीं किया तो मैं ही तुम दोनों को यहाँ से नीचे फेंक दूंगा।
अथर्व को देखकर अभय और प्रिया दोनों बुरी तरह से हड़बड़ा गए। अभय प्रिया से 2 फीट दूर उछलते हुए बोला, चाचू वह मैं हम आप जैसा जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, वह हम तो बस दोस्त है। प्रिया ने घूरकर अभय को देखा और अथर्व से बोली, चाचू जैसा आपने सोचा वैसा ही है। तब अथर्व बोला, अच्छा क्या तुम दोनों भाई बहन हो, मैं तो यही सोच रहा हूँ। तभी दोनों ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं। अभय और प्रिया की बातें अथर्व नहीं सुन ली थी। तभी अभय ने कहा, चाचू जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस दोस्त हैं। तब प्रिया ने उसे घूर कर देखा और कहा, चाचू जैसा आपने सोचा वैसा ही है। तब अथर्व बोला, अच्छा क्या तुम दोनों भाई बहन हो, मैं तो यही सोच रहा हूँ। तभी दोनों चिल्लाते हुए बोले, नहीं। प्रिया अथर्व से बोली, चाचू हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अथर्व ने अभय को घूरा तो उसने अपना सर झुका लिया। तब अथर्व बोला, अभय तुम अभी भी साल के हो और प्रिया तुम तो अभी 18 साल की हुई है, ये तुम दोनों की पढ़ने लिखने की उम्र है, तो अभी इस पर ध्यान दो। जब शादी के लायक हो जाओगे तो तुम्हारी शादी का जिम्मा मेरा, और अब जाओ और जाकर सो जाओ। प्रिया खुशी से अथर्व के गले लग गए और उसके गालों को चूमकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अथर्व अभय को घूरने लगा। तब अभय तोते की तरह सब कुछ बताते हुए बोला, चाचू प्रिया जब छुट्टियों में दिल्ली आई थी तब उसने मुझे प्रपोज किया था। मैं आदित्य अंकल की वजह से हाँ नहीं किया, कहीं हम अपनी फीलिंग्स में आगे तक चल जाए और बाद में पता चले वह माने ना। तब अथर्व उसे समझाते हुए बोला, तुम दोनों फिलहाल अपने करियर पर ध्यान दो, आगे मैं सबको देख लूंगा। और हाँ प्रिया अभी छोटी है, चंचल मन है उसका, अक्सर इस उम्र में बच्चे बहक जाते हैं, तो फोन के अलावा तो मुझे अकेले में बात नहीं करोगे ना ही मिलोगे, समझे। तब अभय हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चला गया। अभय के जाने के बाद अथर्व रेलिंग से लगकर गहरी सांस लेते हुए बोला, अच्छा हुआ जो मुझे प्रेशर बन गया, अगर बेड पर जाते वक्त मैं खिड़की से प्रियु को यहाँ आते नहीं देखा होता तो। चलो अभय की गाड़ी भी चल निकली। अब ललित पापा भी अपने रिश्तेदार बन जाएंगे, हम ममम दिति भी ग्रंथ के साथ सेट है, अभय प्रियु के साथ और अवि ग्रंथ की बहन शिविका के साथ। अब बच्चे ध्रुवाहान आकृति और अनु, इन्हें भी कोई मिल ही जाएगा। उसके बाद अथर्व भी अपने कमरे में आकर सो गया। अगले दिन सुबह अदिति ने अथर्व की दुनिया हिला दी, मतलब उसने पानी से भरी बाल्टी उसे पर उदल दी और कमर पर हाथ रखकर एक साइड खड़ी हो गई। अथर्व सुनामी आ गई कहकर चिल्लाया और उठकर बैठ गया। सामने अदिति को देखकर अथर्व उसे घूरने लगा था। तब अदिति बोली, आप कल क्या कह रहे थे, मेरी उस बेवड़े से शादी करवाओगे? तब अथर्व बोला, अदिति मेरी मंगू इधर, हमें तुम्हें सब समझता हूँ। अदिति मुंह बनाकर अथर्व के पास बैठ गई। तब अथर्व उसे कुछ समझाने लगा। इसके बाद अदिति बोली, फिर ठीक है पापा, लेकिन उस बेवड़े से कह देना अगर मैंने उसे सिगरेट पीते हुए देखा तो मैं उसे वही ऑन द स्पॉट कूट दूंगी। कुछ देर बाद अथर्व और अदिति को जब सपने वापस वैसे ही देखा जैसे वह हमेशा गैंग बनाकर रहते हैं, तो सब समझ गए कि अथर्व ने अदिति को ग्रंथ के लिए बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ राजपूत मेंशन में ग्रंथ जब उठकर नीचे हॉल में आए तो आलोक जी ने उसे सीधे कह दिया कि वह अथर्व से मिलना चाहते हैं। तब ग्रंथ ने अथर्व को बता दिया तो अथर्व ने कुछ देर बाद आने का कह दिया। अगले दिन सुबह अथर्व सुबह सुबह तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला। सोफे पर बैठे अक्षत और बाकी सबकी नजर उसे पर पड़ी तो वह बालों में स्टाइल से हाथ घुमाते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। तब अदिति उससे बोली, पापा सुबह सुबह टिप टॉप बनाकर कहाँ जाना है आपको, हम तो दोपहर को जा रहे हैं ना। तब अथर्वा ने हाथ में ट्राली आराध्य को आते देखा और कहा, तुम्हारे लिए नहीं मम्मी, लाने जा रहा हूँ, पुरानी से मैं बोर हो गया हूँ। तब आराध्या आदित्य और रोहिणी को चाय देते हुए उससे बोली, सुबह सुबह मुझे अपना सर मत फूटवा लेना और उसे डायन का मैं मुंह नाच लूंगी जो इस दुनिया में है भी नहीं, और तुम जैसे बंदर को भला घास कौन डालेगी। तब अथर्व उसके सामने आकर खड़ा हो गया और सीना ठोकते हुए बोला, मौका तो दो डार्लिंग, शाम तक दिल्ली वाले भवन के बाहर लाइन लग जाएगी द ग्रेट अथर्व के लिए। तब आराध्या ने अथर्व किसी ने पर एक मुक्का मारा जिससे वह सोफे पर गिरकर हंसने लगा। तब अद्वैत चिल्लाते हुए बोला, मम्मी इनमें सूर्य राज को छोड़िए और मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, नाश्ता बनने तक मैं भूख से मर जाऊंगा। आराध्या तुरंत किचन की तरफ निकल गई। तब अथर्व अद्वैत को घूरते हुए बोला, कल महानालायक चिलगोजा हम मियाँ बीवी के रोमांस के बीच में आता है, जा मैं शिविका से तेरा तलाक करवाता हूँ। तब अद्वैत तपाक से बोला, पहले शादी तो करवाओ। सभी लोगों ने उन दोनों बाप बेटे को घूर कर देखा। तभी आराध्या वहां पर 3 बाउल में कॉर्न फ्लेक्स लेकर आए और अदिति अथर्व और अद्वैत के सामने रखते हुए बोलिए, लो अभी नाश्ते में 1 घंटा है। अथर्व कॉर्न फ्लेक्स खाने लगा। खाते हुए उसने अक्षत की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहा था। तब अथर्व उससे बोला, क्या है ऐसे कुत्ते की तरह क्यों घूर रहा है मुझे? तब अक्षत उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला, कहा जा रहा है कुत्ते? अद्वैत के मुंह से कॉर्नफ्लेक्स बाहर निकलते निकलते बच्चा तो अदिति से बोला, चल दिति डाइनिंग टेबल पर जाकर ही खा लेंगे वरना हमें खाना अटक कर मार देंगे दोनों।
दोनों भाई बहन डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। तब अक्षर दोबारा बोला, बता कहाँ जा रहा है। तब अथर्व बोला, मैं ग्रंथ के घर जा रहा हूँ, उसके दादाजी से मिलने। कुछ देर पहले ही ग्रंथ ने फोन किया था, बता दिया ना, अब तो मेरे कान मत खा। बस फिर क्या था, कुछ ही देर बाद एक गाड़ी हवेली से निकली जिसे अद्वैत ड्राइव कर रहा था और अथर्व पीछे वाली सीट में आहान और ध्रुवी के बीच में तमतमाए चेहरा लिए बैठा था। उसके लाख मना करने के बावजूद लड़कों की पलटन उसके साथ चिपक गई थी। अभय अद्वैत के बगल में बैठा था। अद्वैत के मन में लड्डू फूट रहे थे कि वह आज शिविका से मिल पाएगा। उसने मन में तय किया था कि वह आज शिविका से उसका नंबर लेकर ही आएगा। कुछ ही देर में गाड़ी राजपूत मेंशन पहुंच गई। सभी गाड़ी में से निकल गए। तभी ग्रंथ बाहर आता दिखाई दिया। सभी लड़के एक साथ उसके ऊपर झपट पड़े। कुछ देर बाद सब लोग ग्रंथ के साथ अंदर चले गए। संडे था, इस वजह से सब लोग घर पर ही थे। ग्रंथ सबको हाल में ले आए और सोफे पर बैठने को बोलकर अपने दादाजी के कमरे में चला गया। ग्रंथ की ताजी सबके लिए नाश्ता बनाने चली गई। राजीव, अखिल और चरणकी भी वहीं पर आ गए। राजीव अथर्व को घूर रहा था, वही अथर्व उसे जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। चरणजी अथर्व से बात करने लगे।